आप सभी को नमस्कार। A1IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है मॉनसून से ही रिलेटेड है और ये टॉपिक हम कह सकते हैं कि कोर ज्योग्राफी से ना होकर ये जियो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जियो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आर्थिक भूगोल भी इसे कह सकते हैं। आर्थिक भूगोल, भूगोल की एक शाखा होती है, एक ब्रांच होता है। हमारे बीपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा बनती है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि इसमें इससे संबंधित प्रीलिम्स में कोई चीजें नहीं पूछी जाएंगी, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में ऐसे सवाल पूछे जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा संभावना बनती है। तो हमारा टॉपिक क्या है? ये कह रहा है इम्पैक्ट। किसका इम्पैक्ट? एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। एल नीनो का किस पर? इंडियन मॉनसून पे और इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी की बात जब हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हम छोड़ नहीं सकते बिहार की इकोनॉमी। मतलब इसमें बिहार की इकोनॉमी का भी पोर्शन हम शामिल कर रहे हैं। बिहार की इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। बारिश कम होगी, मॉनसून कम होगा, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी प्रभावित होगी और सारी चीजें प्रभावित होगी। उसकी हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे लिखने लायक। और तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। बेसिकली हमारा जो काम है एल नीनो का इम्पैक्ट देख लेना, कहाँ? इंडियन मॉनसून पे और इकोनॉमी पे। एक बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में अगर जो ऐसे क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि ये एल नीनो या एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है क्या। इसको आप बता दिए कि ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है। उसके बाद बताए कि ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे प्रभावित कर रहा है, कैसे प्रभावित करता है भारतीय मॉनसून को। तो भारतीय मॉनसून को कैसे प्रभावित करता है? भारतीय मॉनसून में वर्षा की मात्रा कम कर दे रहा है या वर्षा की मात्रा ज्यादा कर दे रहा है? अगर वर्षा कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो उसका प्रभाव फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा है? आपको कुछ ना याद आ रहा हो एग्जाम में, इतना समझ लें कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये कैसे डाल रहा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने का मतलब प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक उद्योगों या प्राथमिक क्षेत्र पर कैसे प्रभाव डाल रहा है, द्वितीयक क्षेत्र पर कैसे प्रभाव डाल रहा है, तृतीयक क्षेत्र पर कैसे प्रभाव डाल रहा है, मतलब प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पे कैसे प्रभाव डाल रहा है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह पर कैसे प्रभाव डाल रहा है, उसका आउटपुट कैसे कम कर दे रहा है, टर्शियरी सेक्टर का मतलब टूरिज्म पे, सप्लाई ऑफ गैस वाटर, दुनिया भर की चीजें, इन सबों पर कैसे प्रभाव डाल रहा है। तो हम तीनों सेक्टर को भी अगर जो बांट लेंगे तो भी हम इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी पर। मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। तो एक बार इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एल नीनो है क्या। आसान भाषा में एल नीनो दक्षिणी दोलन है क्या, आसान भाषा में अगर जो कहा जाए इसके बारे में, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब शीत ऋतु में ठंडक के समय, ठंडक के समय का मतलब जब सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के बाद जब दिसंबर आते आते सन की शिफ्टिंग साउथ होने लगती है। तो आपको ऐसे समझना है कि ये ग्लोब है, ग्लोब है, पृथ्वी मूव कर रही है, और पृथ्वी जब मूव कर रही है तो सन का जो फोकस है वो सितंबर में इक्वेटर पर बीचों बीच, सितंबर में बीचों बीच होता है, मार्च में भी बीचों बीच होता है, मतलब इक्वेटर पर होता है। तो सितंबर के बाद धीरे 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 होता क्या है, सन की शिफ्टिंग साउथ होने लगती है, मतलब सन का फोकस, सनलाइट ज्यादा साउथ में मिलने लगता है। और जब बेटा सनलाइट साउथ में मिलने लगता है तो प्रेशर बेल्ट भी साउथ में शिफ्ट होने लगते हैं। जब सनलाइट साउथ में होने लगा तो प्रेशर बेल्ट भी साउथ में शिफ्ट होने लगे। कुछ ऐसे जून के महीने में, जून के महीने में सन का फोकस नॉर्थ में रहा। तो ये जो लो प्रेशर का बेल्ट है, लो प्रेशर का बेल्ट जिसे हम ITCZ कह सकते हैं, ये नॉर्थ में रहा। अब जब नॉर्थ में रहा तो इधर से जाने वाली ट्रेड विंड्स, इधर से जाने वाली ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, और इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद राइट साइड मुड़ जाती हैं, राइट साइड मुड़ जाती हैं और इंडिया की तरफ जाने लगती हैं।
इसका मतलब जून के बाद जुलाई के महीनों में यही ट्रेड विंड इंडिया की तरफ जाती है और बारिश करती है। इसे ही साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ से हो जाता है इंडिया में। इसका मतलब साउथ वेस्ट ट्रेड ही इंडिया में मॉनसून बनाती है। हम ऐसे कह सकते हैं ट्रेड विंड अगर जो ज्यादा इंपावर्ड होगी तो इंडियन मानसून ज्यादा इंपावर्ड होगा, इंडियन मानसून ज्यादा इंपावर्ड होगा। इसका मतलब अगर आईटी सीजेड कुछ ऐसे डेवलप हो जाए, या हम ऐसे कह दें आईटी सीजेड नॉर्मल डेज में मार्च के महीने में कुछ इक्वेटर पर रहता है, और मार्च के महीने में यहां हाई प्रेशर, मार्च के महीने में यहां हाई प्रेशर। इस हाई प्रेशर से राइट लेफ्ट साइड मुड़ के यहां हवा चलेगी, यहां राइट साइड मुड़ के यहां हवा चलती है। यही साउथ वाली ट्रेड, यही साउथ वाली ट्रेड जब ये आईटी सीजेड नॉर्थ में डेवलप हो गया, ये आईटी सीजेड देखो यहां है, नॉर्थ में डेवलप हो गया, तो यही साउथ वाली ट्रेड विंड, यही साउथ वाली ट्रेड विंड आप देख रहे हो, यही साउथ वाली ट्रेड विंड फिर इसके यहां डेवलप हो जाने से यही साउथ वाली ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करके मुड़ के जाने लगी। इसका मतलब हम ऐसे देख रहे हैं इंडियन मॉनसून के इनहेंस होने के लिए, इंडियन मॉनसून के नॉर्मल रहने के लिए, बारिश ठीक ठाक होने के लिए साउथ की तरफ से ट्रेड विंड जो जा रही है इंडिया की तरफ, साउथ की तरफ से जो ट्रेड विंड इंडिया की तरफ जा रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम वर्ल्ड मैप में भी देख लें कि हमने देखा कि ये अगर जो आईटी सीजेड नॉर्थ में शिफ्ट हो गया, आईटी सीजेड अगर जो ऐसे नॉर्थ में शिफ्ट हो गया, ऐसे नॉर्थ में शिफ्ट हो गया पूरे वर्ल्ड में, तो इधर से ट्रेड विंड जाती है, इधर से ट्रेड विंड जाती है, ये ट्रेड विंड ऐसे इक्वेटर को क्रॉस करके राइट साइड मुड़ती है, और यही इंडिया में जाती है, हर जगह से ये राइट साइड मुड़ती है। पूरे वर्ल्ड की बात करें, ये राइट साइड मुड़ रही है, और राइट साइड मुड़ रही है तो यही साउथ वेस्ट ट्रेड हो जा रही है, और इस लो प्रेशर को, यहां लो प्रेशर को ये बारिश करती है। और ये वाला पूरा रीजन, यहाँ पूरा रीजन हाई प्रेशर होता है, यहाँ पूरा रीजन हाई प्रेशर होता है। ये गर्मी के समय की बात है। अब ठंडक के समय, ठंडक के समय देखना है। दिसंबर महीने में आईटी सीजेड जो नॉर्थ में था, दिसंबर महीने में जो आई मतलब गर्मी में जून महीने में जो आईटी सीजेड नॉर्थ में था, दिसंबर महीने में वही आईटी सीजेड साउथ में हो जाता है। और इसका उल्टा होना शुरू हो गया, यहां से ट्रेड विंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने लगी, यहां से ट्रेड विंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने लगी। अब हमें दिसंबर महीने की बात करनी है, जून से दिसंबर महीने की बात करनी है, तब हम एल नीनो समझ पाएंगे। दिसंबर महीना, तो जैसे दिसंबर महीने की बात करें, दिसंबर महीने या शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जब आईटी सीजेड साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाए, आईटी सीजेड साउथ की तरफ शिफ्ट कर गया, और जब आईटी सीजेड साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो फिर बेटा आईटी सीजेड जब साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो यहां से चलने वाली ओशन करंट, जो कि गर्म ओशन, वार्म ओशन करंट है, जिसे साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल और बीच में ये जो ओशन करंट चल रही है, इसे रिवर्स या काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। तो जब, ध्यान से समझना, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन क्या है। शीत ऋतु में जब सन का फोकस नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो सभी वायु दाब की पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट के साथ सारे ओशन करंट भी साउथ शिफ्ट हो जाते हैं। तो रिवर्स इक्वेटोरियल वार्म ओशन करंट, रिवर्स इक्वेटोरियल वार्म ओशन करंट यहां पेरू कोस्ट से टकराता है, पेरू कोस्ट से टकराता है, और यहां एक कूल ओशन करंट डेवलप होता है जिसका नाम है पेरू या हमबोल्ट। ये कूल ओशन करंट है। तो रिवर्स इक्वेटोरियल वार्म ओशन करंट दिसंबर के आसपास के महीनों में ये पेरू कूल ओशन करंट को रिप्लेस कर देता है।
अब जब पेरू कूल ओशन करंट को रिप्लेस कर देता है बेटा, यही ओशन करंट कहलाता है एल नीनो। और यही फेनोमेना हम कह रहे हैं एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, दक्षिणी दोलन, दक्षिण की तरफ जो सन का फोकस हो रहा है, तो एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। अब ध्यान से समझना है, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन का इंपैक्ट क्या होगा। अब अगर जो रिवर्स इक्वेटोरियल करंट पेरू या हम्बोल्ट कूल करंट को रिप्लेस कर दे रही है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में या पैसिफिक ओशन के साउथ ईस्ट पार्ट में टेम्परेचर ये बढ़ा दे रहा है, तो बेटा अगर जो ये रिप्लेस कर रहा है इस हॉर्न के नाते, इस ऐसे बड़े हुए सींग के नाते, इस ऐसे स्ट्रक्चर के नाते अगर जो रिप्लेस कर रहा है, तो ये तो हर साल करना चाहिए था, लेकिन हर साल ये कर नहीं रहा है, तो क्या कहा जाता है, कुछ अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस बन जाती हैं, कुछ अलग जलवायु की दशा बन जाती है, जिस तक जलवायु की दशा बनने के कारण ये रिवर्स इक्वेटोरियल करंट एल नीनो में कन्वर्ट होता है। मतलब पेरू कूल करंट को कुछ अलग जलवायु की दशा बनने के कारण, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन बनने के कारण ये कभी कभी ऐसे डेवलप हो जाता है, कभी कभी डेवलप होता है, कभी 4 साल पे डेवलप होता है, 7 साल पे डेवलप होता है, 12 सालों पर भी इसका असर देखा गया है। मतलब ये रेगुलर होने वाली मौसम की गतिविधि नहीं है ओशन करंट की तरह। तो आप इसे मॉनसून मॉनसून को इन्फ्लुएंस करने वाले कॉजेज में भी डाल सकते हो, लेकिन ये रेगुलर या मेन इन्फ्लुएंस फैक्टर या कॉजेज नहीं होगा। तो सूर्य के दक्षिण की ओर शिफ्ट होने में सारे प्रेशर बेल्ट और सारे करंट साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, पहली लाइन। दूसरा, इसकी शिफ्टिंग के बाद विपरीत वायुमंडलीय दशाओं के कारण, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, रिवर्स इक्वेटोरियल करंट पेरू कूल करंट को रिप्लेस कर देता है, जिसे एल नीनो कहते हैं। पेरू कूल करंट को रिप्लेस कर देता है, जिसे एल नीनो कहते हैं। अब इसे एल नीनो कह रहे हैं। एल नीनो के हो जाने पर, ध्यान देना है बेटा, एल नीनो के डेवलप हो जाने पर क्या हो रहा है, एल नीनो के डेवलप हो जाने पर, एल नीनो के डेवलप हो जाने पर ये मान लेते हैं साउथ अमेरिका है, ये मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, तो एल नीनो डेवलप हो गया तो यहां टेम्परेचर ज्यादा हो गया। कंपेरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के पास टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम मतलब लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के पास, यहां टेम्परेचर कम मतलब हाई प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के पास, प्रेशर हाई, और यहां प्रेशर लो। इसका मतलब जहां टेम्परेचर कम हो वहां हवा नीचे की तरफ बैठेगी, जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां हवा ऊपर की तरफ उठेगी। हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो बारिश करेगी, जहां कभी बारिश होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ कूल करंट थी, वहां बारिश हो रही है। और जहां बारिश नहीं होना चाहिए था वहां बारिश नहीं हो रही है। और उसके बाद यहाँ हाई प्रेशर, इस तरफ से इस तरफ हवा मूव करने लगी। और नॉर्मल कंडीशन कैसे रहेगा, आपको ये भी देख लेना है। नॉर्मल कंडीशन कैसे रहेगा, नॉर्मल कंडीशन बेटा, नॉर्मल कंडीशन ऐसे नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन कुछ ऐसे होगा। ध्यान से देखो, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में इस जगह पेरू कूल करंट होगी, पेरू कूल करंट होगी। इस जगह एक वार्म करंट होती है, जिसे कहते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। तो एक जगह पेरू कूल करंट साउथ अमेरिका के पास, एक जगह ऑस्ट्रेलिया के पास वार्म करंट। तो जहां ऑस्ट्रेलिया के पास वार्म करंट है, पानी गर्म है, पानी गर्म है, वहां टेम्परेचर अधिक, टेम्परेचर अधिक तो यहाँ लो प्रेशर। जहां पानी ठंडा है, जहां पानी ठंडा है वहां टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर इसका मतलब हवा नीचे की तरफ बैठ रही है, लो प्रेशर इसका मतलब हवा ऊपर की तरफ बैठ रही, ऊपर की तरफ उठ रही है। ऊपर की तरफ उठ रही है तो यहाँ बारिश करेगी ऑस्ट्रेलिया के पास, ऊपर की तरफ उठ रही है, ऊपर की तरफ उठने के बाद यहाँ नीचे की तरफ बैठ रही है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ विंड। और ये एक सेल बनाते हैं, इसी को वॉकर सेल कहते हैं, एक
गिलबर्ट वॉकर थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। इसका मतलब नॉर्मल फेनोमेना, नॉर्मल, इसे न्यूट्रल इंसो, न्यूट्रल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। न्यूट्रल में होगा क्या, ध्यान से समझो। साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर, ऐसे साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर विंड मूव करेगी। इसका मतलब कौन सी विंड मूव करेगी? ईस्ट, ध्यान देना बेटा, ईस्ट से किधर विंड मूव करेगी? वेस्ट की ओर। ईस्ट से किधर विंड मूव करेगी? वेस्ट की ओर। और ईस्ट से वेस्ट की ओर विंड जो मूव करती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड, ट्रेड विंड। इसका मतलब ट्रेड विंड, नॉर्मल फेनोमेना में ट्रेड विंड ही इनहेंस होगी, ट्रेड विंड ज्यादा ताकतवर होगी। और आपको पिछला क्या बताया गया? ट्रेड विंड अगर जो ज्यादा इनहेंस हो, ट्रेड विंड अगर ज्यादा इनहेंस हो, तो यही गर्मी के समय आने पर यही मुड़कर, यही मुड़कर, यही मुड़कर इस लो प्रेशर की तरफ, इस लो प्रेशर की तरफ जाएगी और इंडियन मॉनसून, इंडियन मॉनसून में तेजी आएगी। इसका मतलब इंडियन मॉनसून में तेजी लाने के लिए ट्रेड विंड का इनहेंस होना, उसका ताकतवर होना जरूरी है। लेकिन अब एडवर्स कंडीशन क्या है? सन साउथ हुआ, सारे प्रेशर बेल्ट साउथ हुए, सारे इक्वेटोरियल या सारे ओशन करंट साउथ हुए। ओशन करंट साउथ होने पर रिवर्स इक्वेटोरियल करंट रिप्लेस कर दिया इस पेरू को, रिप्लेस कर दिया, तो यहां टेम्परेचर कम ना होके देखो यहां टेम्परेचर हो गया ज्यादा। जहां हाई प्रेशर बन रहा था, जहां बारिश के लिए कंडीशन ही नहीं थी, बारिश हो ही नहीं रही थी, वहां होने लगी बारिश। और वहां जब बारिश होने लगी तो हवा की दिशा ही उलट गई। और हवा की दिशा उलटने का मतलब कौन सी विंड मजबूत हो गई? वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने वाली विंड ज्यादा इनहेंस होगी। इसका मतलब वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड ज्यादा इनहेंस होगी। और वेस्टर्ली विंड ज्यादा इनहेंस होने का मतलब है इस लो प्रेशर की तरफ गर्मी में ज्यादा हवाओं का ना आना, ज्यादा आर्द्र हवाओं का ना आना, सीधी बात। तो जब एल नीनो सदर्न ओसिलेशन या एल नीनो का प्रभाव होता है तो उसमें क्या क्या बातें होती हैं उसे ध्यान से समझो। एल नीनो का जब भी प्रभाव होगा बेटा, तो कर दे रहे हैं एल नीनो। पहली बात, एल नीनो एक्सटेंडेड पार्ट है ऑफ रिवर्स इक्वेटोरियल वार्म करंट। रिवर्स इक्वेटोरियल यहां वार्म करंट एक्सटेंडेड पार्ट है। तो ये क्या कर रहा है? ये टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। कहां? साउथ ईस्ट पैसिफिक का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन का या नियर पेरू कोस्ट का, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहां यहां लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा नियर दिस रीजन। यहां निम्न वायुदाब डेवलप हो जाएगा। निम्न वायुदाब डेवलप होने से ये जो वॉकर सेल था ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स वॉकर सेल डेवलप हो जाएगा। फिर अंतिम बात, काम की बात, ये सब टेक्निकल बातें अगर जो छोड़ जाए, अंतिम काम की बात, सीधी बात, वेस्टर्ली विंड इनहेंस होगा। और अगर वेस्टर्ली विंड इनहेंस हुआ तो ट्रेड विंड में पावर कम होगी। वेस्टर्ली विंड इनहेंस हुआ, ट्रेड विंड में पावर कम होगी, मतलब ट्रेड विंड डिक्रीज हुआ। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बेटा? इससे इंडियन मॉनसून, इससे इंडियन मॉनसून में कमी आएगी, कमी आएगी। सीधी बात, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। ऐसे भी डायरेक्ट प्रीलिम्स में आपके डायरेक्ट सवाल पूछा है, एल नीनो के प्रभाव से क्या पड़ता है? तो सूखा पड़ता है।
ठीक है, तो आपको सीधी सीधी बात बताई जाए, एल नीनो के बारे में अगर जो हमें लिखना हो तो हम क्या कहेंगे, एल नीनो के बारे में लिखना हो तो क्या कहेंगे, यहां ध्यान से देख लो। तो आपको कितनी बातें बताई गई वो देखिए। अगर भारतीय मॉनसून को मजबूत रहना है तो ट्रेड विंड में मजबूती रहनी चाहिए, ट्रेड विंड में ताकत रहनी चाहिए, वो तेज होनी चाहिए, उसमें पावर होनी चाहिए। ट्रेड विंड, फिर से, जब सूर्य सूर्य की स्थिति दक्षिण होती है, दक्षिणायन होता है सूर्य ठंडक के समय, तो अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, अलग जलवायु दशा होने के कारण रिवर्स इक्वेटोरियल करंट पेरू नाम की ठंडी जलधारा करंट को रिप्लेस कर देता है और यही बन जाता है एल नीनो। एल नीनो क्या करता है, साउथ अमेरिका के पश्चिम में पेरू करंट चलने के नाते कम टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, यहां बारिश नहीं हो रही थी, नीचे की तरफ हवा आ रही थी। एल नीनो उल्टा कर देता है सब कुछ, यहां तापमान बढ़ा देता है, यहां बारिश होने लगती है। बारिश होने से जहां ट्रेड विंड मजबूत थी पहले, वहां पछुआ विंड ज्यादा मजबूत हो जाती है, जिससे इंडियन मॉनसून पर गलत इंपैक्ट पड़ता है। सीधी बात, पछुआ विंड चलेगी, पछुआ विंड ज्यादा मजबूत होगी तो ट्रेड विंड इस लो प्रेशर को गर्मी में, इस लो प्रेशर की तरफ गर्मी में ज्यादा नहीं जा पाएगी, सीधी बात। तो एक तो हमें यह पता चल गया एल नीनो का इंडियन मॉनसून पे इंपैक्ट क्या होगा। एल नीनो का इंपैक्ट होगा कि एल नीनो भारत के मॉनसून की बारिश को कम कर देगा। अब भारत के मॉनसून की बारिश को अगर जो कोई कम कर रहा है तो फिर हमने तो देखा इनसो इफेक्ट, ऐसा इंडियन ओशन में भी होता है, उसे इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। इंडियन ओशन में भी होता है, इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल जब देखेंगे तो उसको उसको भी एक बार देखा जाएगा, वो भी हम चैप्टर एक बार करेंगे। तो एल नीनो का इंपैक्ट। अब दूसरा जो इंपैक्ट होता है बेटा, एल नीनो का उल्टा। एल नीनो का उल्टा क्या होता है, ला नीना। कभी कभी ये पेरू ओशन करंट, ये कूल ओशन करंट है। अब पेरू ओशन करंट कूल है, ये इक्वेटर के पास तक ये इनहेंस हो गई, और पेरू ओशन करंट इनहेंस हो गई तो ये हाई प्रेशर का एरिया और बड़ा हो गया, हाई प्रेशर का एरिया। और जब बड़ा हो गया हाई प्रेशर का एरिया, तो फिर से देखो, ये साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, ये पेरू ओशन करंट और ज्यादा डेवलप हो गई, और ये हाई प्रेशर का एरिया, मतलब यहां टेम्परेचर जो कम था, और साउदर्न सदर्न या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर और ज्यादा एरिया में कम हो गया। ज्यादा एरिया में कम होने से ये पूरा एरिया और बड़ा हो गया, यहाँ और तेजी से नीचे हवाएं आने लगी, यहाँ और तेजी से ऊपर हवाएं जाने लगी, और ट्रेड विंड और इनहेंस हो गई, ट्रेड विंड और इनहेंस हो गई, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलने वाली विंड और इनहेंस हो गई, और इनहेंस हो गई तो जाहिर सी बात है यहां भी हाई प्रेशर, इस लो प्रेशर की तरफ ट्रेड विंड जाने लगी। तो लानीना क्या है, लानीना, लानीना पेरू कूल करंट जो है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है नियर इक्वेटर। ये क्या करता है, ये हाई प्रेशर एरिया को और एक्सटेंड कर देता है और डेवलप कर देता है, जिससे यहां टेम्परेचर कम हो जाता है और ट्रेड विंड इनहेंस हो जाती है, और इट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर इंडियन मॉनसून। और आता क्या है, बाढ़ आता है भारत में, बाढ़ की प्रवृत्ति देखी गई है लानीना होने पर। तो लानीना, एल नीनो, न्यूट्रल फेज, इन्हीं तीनों को इंसो कहते हैं, इन्हीं तीनों को इंसो इफेक्ट कहते हैं बेटा, इन्हीं तीनों को ध्यान देना। लानीना, अब देख लो एक बार, तो पहला न्यूट्रल, फिर एल नीनो मतलब निगेटिव, तीसरा लानीना मतलब पॉजिटिव, इन्हीं तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इंसो इफेक्ट। तो इंडियन मॉनसून पर इंसो इफेक्ट पड़ता है। एल नीनो को हम ज्यादा थोड़ा सा डर के भाव से देखते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव पड़ता है। तो इसे हम आपको थोड़ा सा फिगर में भी दिखा दें, लगाया गया है, ये देखो,
सेम सेम वही बात जो हमने अभी तक आपको समझाया वही यहाँ बताया जा रहा है, वही यहाँ बताया जा रहा है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसे समझा भी दे रहा हूं, है ना। वही यहाँ बताया जा रहा है क्या, नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर कम होता है, यहाँ टेम्परेचर कम होता है, साउथ अमेरिका के इधर यहाँ टेम्परेचर कम होता है तो साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर जा रही है, साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर जा रही है, और ट्रेड विंड ज्यादा प्रभावी होती है। टेम्परेचर यहाँ ज्यादा होता है, देखो लाल यहाँ कलर है, यहाँ ब्लू कलर है, तो टेम्परेचर यहाँ कम होता है। लेकिन जब टेम्परेचर यहाँ ज्यादा हो गया एल नीनो के समय, एल नीनो का सदर इक्वेटोरियल इधर जा रही है, तो यहाँ टेम्परेचर उसकी तुलना में कम हो जाता है, तो फिर यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हुआ, यहाँ से हवा ऊपर उठी, यहाँ टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ से हवा नीचे गई और इधर विंड चलने लगती। देखो एरो भी दिया है, यही साफ साफ यहाँ भी कर रहा है कि एक जगह टेम्परेचर क्या हुआ, ठंडा हो गया, एक जगह टेम्परेचर गर्म हो गया, जो उल्टा है नॉर्मल ऐसी कंडीशन। एक बात तो हम जाने कि एल नीनो का भारत के मॉनसून पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि हम देख लें कि एल नीनो का भारतीय मॉनसून पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बारी आती है कि हम ये भी जान लें कि भारतीय मॉनसून पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी देख लेते हैं। एल नीनो का भारत तथा बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हम एक बात जानते हैं, एल नीनो जब आएगा तो भारतीय मॉनसून में कमी आ जाएगी। चलो ये बात तो हो गई, इसका मतलब वर्षा में कमी आएगी। तो सीधी बात हमें क्या समझना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जब बारिश कम हो तब का प्रभाव, मतलब ऐसे निकालना होता है क्वेश्चन से कीवर्ड्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बारिश कम होने का प्रभाव क्या होगा, इसका मतलब एल नीनो का प्रभाव वही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर जो हम 3 सेक्टर कर देते हैं, जिसे हम कह दें प्राथमिक, जिसे हम कह दें द्वितीयक, सेकेंडरी, जिसे हम कह दें तृतीयक, टर्शियरी, है ना, सीधा सीधा कृषि एग्रीकल्चर, दूसरा हम कह दें उद्योग इंडस्ट्री, सेवा। अर्थव्यवस्था में 8 कोर सेक्टर भी हैं, 8 कोर सेक्टर भी हैं, इनको भी लेके देखना है कि अगर जो बारिश कम हुई तो इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले पूरी बात, थोड़ा सा पानी पी लें। अगर बारिश कम हुई तो बारिश कम हुई तो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी होगी, क्योंकि हमारे भारत की 60% एरिया से अधिक कृषि बारिश पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, और बारिश कम हुई तो तुरंत असर होगा कृषि उत्पादन पर। तुरंत क्या असर होगा, कृषि उत्पादन पर असर होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और प्रोडक्शन में तुरंत क्या कम होगा, खरीफ तो तुरंत कम हो जाएगा। कहा जाता है रबी फसल के लिए, रबी फसल के लिए नमी भी कम हो जाती है, तो रबी फसल की खेती या उत्पादन कम, खरीफ फसल का उत्पादन कम। जब रबी फसल का उत्पादन कम हो जाएगा, खरीफ फसल का उत्पादन कम हो जाएगा, तो फिर आगे क्या होगा बेटा, ध्यान से समझो। मतलब धान का भी उत्पादन कम हो सकता है, गेहूं का भी उत्पादन कम हो सकता है। धान का, गेहूं का, दोनों का उत्पादन कम हो जाएगा, तो खाद्यान्न फसलों की कमी होगी, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और फूड इन्फ्लेशन बढ़ने से ये खतरनाक इन्फ्लेशन होता है, इसमें फिर आदमी रोक नहीं सकता।
हर चीज का दाम बढ़ जाता है। खाने का दाम बढ़ेगा, मजदूरी बढ़ जाएगी, वेजेस बढ़ जाएंगे, हर चीज बढ़ जाएगा। फिर से, अगर जो कृषिगत उत्पादन कम हुआ तो इसी से रिलेटेड है किसानों की आय। कृषिगत आय में भी कमी हो जाएगी। आप खुद देखो, कृषिगत आय में भी कमी हो जाएगी। किसानों का उत्पादन कम हुआ भाई, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ गई, खरीफ और रबी फसलों का उत्पादन कम हो गया बारिश कम होने से, तो कृषिगत आय में भी कमी हो जाएगी, है ना। कृषिगत आय में भी कमी हो जाएगी। कृषिगत आय में भी कमी हो जाएगी तो आपको ये भी पता है कि प्राथमिक सेक्टर, या हम ऐसे कह सकते हैं कृषिगत सेक्टर का डायरेक्ट रिलेशन होता है उद्योग से। सूक्ष्म और लघु उद्योग से उद्योग का डायरेक्ट रिलेशन होता है कृषि से। ये इधर रुपया प्रोवाइड करते हैं और ये इधर सामान, वस्तुएं वस्तुएं प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे साधारण से देखो, एक किसान के पास ज्यादा, अगर जो गेहूं का उत्पादन हुआ इस समय, गेहूं का उत्पादन अगर जो ज्यादा हुआ तो जानते हो क्या करेगा? सबसे पहले गर्मी के लिए पंखा खरीदेगा। और जिसके पास पंखा होगा वो सोचेगा, इस बार कूलर ले लेते हैं। तो कूलर कूलर का कृषिगत सेक्टर में, मतलब किसानों के लिए कूलर का मांग ही कम हो जाएगा। कूलर का मांग कम हो गया, वस्तुओं की मांग कम हुई, तो जाहिर सी बात है यहाँ रुपया सप्लाई उद्योगों में कम हो जाएगा। और उद्योगों में रुपया सप्लाई कम हुआ तो यहाँ जो रोजगार, इनकी भी मांग कम हो जाएगी, रॉ मटेरियल की मांग कम हो जाएगी, यहाँ रोजगार भी कम हो जाएंगे। मतलब विश्व साइकिल है, तमाम चीजों पर असर पड़ेगा। आप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अच्छे से समझोगे, बहुत जबरदस्त कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा कृषि का मांग कम हो जाने। अगली बात, कृषि में उत्पादन कम होने पर बेटा खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा संकट होगा। हमारी सरकार जो ऐसे ही बांट रही है हर महीने 5 किलो अनाज, ये वो दुनिया भर का, उस पर सबसे बड़ा संकट आ जाएगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा, चीजें महंगी हो जाएंगी सरकार का। और अगर जो सरकार जिद पे आ जाए कि हमें बांटना ही है, तो फिर क्या होगा? सरकार की सब्सिडी बढ़ेगी। सरकार की सब्सिडी बढ़ेगी तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होगे, सरकार का राजस्व घाटा बढ़ेगा, रिवेन्यू डेफिसिट। मतलब हमारे पास रेवेन्यू कम आ रही है, हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं, घाटा बढ़ रहा है। और रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ना अच्छी बात नहीं होती सरकार की, ध्यान रखो। चारवाक ने पहले ही कहा था, ऋण कृत्वा घृतम यजाव जीवेत सुखम जीवेत, ऋण कृत्वा घृतम पिबेत। चारवाक के दर्शन को, चारवाक के इस दर्शन को लोगों ने मजाक में उड़ा लिया। चारवाक ने कहा था, जब तक जियो खुशी से जियो, यजाव जीवेत सुखम जीवेत, ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो मस्त से जियो, कर्जा लेके घी पियो। अब लोगों ने कहा कर्जा लेके घी पीना, कर्जा लेके घी पीने का मतलब यही 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 तो बताया जा रहा है कि अगर जो आप चीजें उधार ले रहे हो, अगर जो आप कर्ज ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो, तो आप ऐसी चीजों में मत लगाओ जिसका कोई आउटपुट ना निकले। मतलब आप राजस्व खर्च में, राजस्व खर्च के लिए कर्जा मत लो। अब राजस्व खर्च के लिए कर्जा, इसका मतलब आप बांटने के लिए, सब्सिडी के लिए कर्जा तो मत लो, आप डिफेंस के लिए कर्जा तो मत लो, आप अपना रख रखाव के लिए कर्जा तो मत लो। आप कर्जा लो, क्या चारवाक ने कहा? ऋण कृत्वा घृतम पिबेत। चारवाक ने कहा आपको कर्जा लेना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, वित्तीय निवेश के लिए। मतलब आप कर्जा लो तो घी पियो, इसका मतलब कर्जा लेके आप इन्वेस्टमेंट करो, आप इंडस्ट्रीज लगाओ, तब आपकी क्षमता होगी उसे लौटाने की। चारवाक ने कहा था ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, दारू पिबेत नहीं। कितना अच्छा दर्शन था। तो अगर जो सरकारों खाद्य सुरक्षा, अगर जो कृषिगत आय कम होती है तो खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा बेटा। और खाद्य सुरक्षा अगर जो सरकार अपने वादे पर कायम रहे तो फिर क्या होगा? सरकार को उसी खाद्य सुरक्षा की पूर्ति के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। और कर्जा लेके अगर जो सरकार बांट रही है, मतलब कुछ आउटपुट उसका नहीं निकल रहा है, तो राजस्व व्यय में आता है, रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा।
क्योंकि सरकार कर्जा लेके कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, सब्सिडी बांट रही है, लोगों को खाना खिला रही है। समझ में आ रही बात? बहुत बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट है। फिर अगली बात क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर की ही हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर की ही हम बात कर रहे हैं, या जो भी। बारिश कम हुई तो जल संसाधनों, वाटर रिसोर्सेस पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें भी कमी आएगी। बारिश कम हुई तो ग्लेशियर, ग्लेशियर के में भी कमी आएगी। बारिश कम हुई तो नदियों का जल, इसमें भी कमी आएगी। बारिश कम हुई तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी कमी आएगी। बारिश कम होने का मतलब एल नीनो का प्रभाव हुआ तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कमी आएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम हुई तो रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, या हम कह दें क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में भी कमी आएगी। तो कितना प्रभाव है एल नीनो का, कितना प्रभाव है एल नीनो का, जैसे भी कर सकते हो। बारिश कम हुई तो कितनी चीजें, जल संसाधन में कमी आएगी तो भूजल पुनर्भरण, मतलब वाटर रिचार्ज में भी कमी आएगी, है ना। तो जल संसाधन में कमी हुई तो कृषि की सिंचाई में भी कमी आएगी। जल संसाधन में कमी हुई तो पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो जो एल नीनो की कमी, एल नीनो का प्रभाव से क्या क्या असर, मतलब करते जाओ, इसका तो असर ही नहीं खत्म होगा। और हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था तो लगभग लगभग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, इसका तो असर ज्यादा ही होगा। बिहार में 90% एरिया गंगा का मैदान है, इस पर तो असर ज्यादा ही होगा। समझ में आ रही बात? तो आपको ये सारी बातें ध्यान से देखना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम हो रही, सारी चीजें कम हो रही, ग्लेशियर में पानी, नदियों का जल कम हो जा रहा है। अब फिर से एक कहानी से दूसरा समझते हैं। जैसे 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 मान लेते हैं हमारा गांव हो, हमारे गांव में एक चचा जी रह रहे हैं। अब उस चचा जी को मान लेते हैं उन्होंने प्लान बनाया है कि इस साल यार जून जुलाई के बाद हम क्या करेंगे, अपना घर जो झोपड़ी का है उसे पक्का बनवा ही लेंगे। चाचा जी ने पैसे वैसे इकट्ठा कर लिया है, भट्टे पर ईंट ऊंट के लिए पैसा वैसा जमा कर दिया है, सीमेंट वाले को बोल दिया है कि लो इतना पैसा ले लो। अब चाचा जी के पास कुछ और पैसा होगा तो वो घर बनवाना शुरू करेंगे। अचानक बारिश कम हुई, चाचा जी देख रहे हैं जुलाई में कि यार बारिश कम हो रही है, फिर पता चला कि बारिश कम ही हो रही है। अब उन्होंने सोचा कि यार बारिश जब कम हो रही है तो काहे हम इसी साल इन्वेस्ट करें इतना, लाखों रुपया इतना, अगले साल कर लेंगे, कुछ और पैसा हो जाएगा, इस साल का पैसा कहीं और लगा देते हैं, क्या पता बारिश कम हो रही है फसल उत्पादन भी कम हो जाए। अब ध्यान से देखना, ये गांव में रहने वाले की बात है, और ऐसे कितने होंगे पूरे भारत में। तो बारिश कम हो रही है तो उन्होंने घर बनवाना अपना कर दिया कैंसिल। एक कोई पॉलिथीन ओलिथीन लाया और अपने घास फूस वाले पर डाल दिया, कहा बारिश तो ऐसे ही पार हो जाएगा, कम बारिश हो रही। ध्यान देना, अगर जो सिर्फ एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, अगर जो उस चचा ने सिर्फ अपना घर नहीं बनवाया, घर का निर्माण नहीं कराया, तो घर निर्माण में कितनी कितनी चीजें चाहिए होती हैं। अगर जो घर बनवाते, सीमेंट चाहिए था, लोहा चाहिए था, घर बनता तो मजदूर चाहिए, घर बनता तो इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए वायरिंग चाहिए, तार होगा चाहिए, या अन्य चीजें चाहिए। चचा का ये घर बनना कैंसिल हो गया बस एक वजह से, और ये वजह है बारिश का कम होना। बारिश का कम होने की वजह बन गया एल नीनो। इसका मतलब, इसका सीधा सीधा मतलब, अगर जो अगर जो एल नीनो का प्रभाव हुआ, एल नीनो का प्रभाव हुआ और प्रिसिपिटेशन कम हुआ, वर्षा कम हुई, तो हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज पर भी प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है सीमेंट की मांग कम हो जाए, हो सकता है लौह अयस्क या सरिया जिसे कहते हैं, स्टील की मांग कम हो जाए।
सीमेंट की मांग कम होगी तो जाहिर सी बात है स्टील की मांग कम होगी तो कोल प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कोयले से ही हीट जनरेट किया था। स्टील के सीमेंट की मांग कम होगी तो जाहिर सी बात है सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल निकाले जाते हैं उसकी डिमांड पर भी असर पड़ेगा। सोचो कितना कैस्केडिंग इफेक्ट है यार सिर्फ मानसून का। इसीलिए भारत के मानसून को भारत के मानसून को या साउथ वेस्ट मानसून को हमारे अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है। कितना इफेक्ट पड़ रहा है, 8 कोर सेक्टर में इफेक्ट पड़ेगा। 8 कोर सेक्टर को एक बार ध्यान से देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कहां कहां कैसे कैसे ये इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, कहां कहां कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो फिर है ना, कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं अगर जो इंडियन मॉनसून में कमी हुई तो टोटल मिला जुला के हमारी जीडीपी पर इम्पैक्ट आता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जिसे हम कह सकते हैं उस पर कमी आ जाएगी। अब ये जीडीपी एफसी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, ये आपको इकोनॉमिक्स वाले सर बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। पूरी जीडीपी में कमी आ जाती है, इसमें तमाम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होने पर, तमाम इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर होने लगता है बेटा। टर्शियरी सेक्टर में देखोगे तो तमाम पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। तमाम पर्यावरणीय समस्याएं, जल स्रोतों की कमी हो जाती है। जो भी जल स्रोत हैं, जल स्रोतों की कमी हो जाती है, वाटर सोर्सेज की कमी हो जाती है, तो इसे वेट लैंड जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, जिससे फिर वेजिटेशन वेजिटेशन भी कम होने लगता है। वनस्पति जीव जंतुओं को भी समस्या होने लगती है, उनको पीने के पानी की समस्या होने लगती है। उनको पीने के पानी की समस्या होने लगती है जंतु, तो वो फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखता है, कॉन्फ्लिक्ट भी दिखता है। तमाम चीजों में कमी आएगी। नदियों में पानी कम होगा, इनलैंड वाटर का डेवलपमेंट कम हो जाएगा। नदियों में पानी कम होगा तो फिर फिशरीज पे भी असर पड़ेगा। मतलब दुनिया भर की चीजें आप एक बार देख सकते हो। एक बार अर्थव्यवस्था को, एक बार इकोनॉमी को ध्यान से पढ़ोगे तो आप बड़े आराम से इसे। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा ध्यान से। हमारा जो टॉपिक था वो था इंडियन मॉनसून और अर्थव्यवस्था पर एल नीनो या एल नीनो दक्षिणी दोलन का प्रभाव। तो एल नीनो हमने जाना कि सन साउथ होता है, सन साउथ होता है। पहले हमने जाना कि ट्रेड विंड अगर जो इनहेंस रहेगी तो भारतीय मानसून में ताकत रहती है, तो ट्रेड विंड का ताकतवर होना इंडियन मानसून के लिए फेवरेबल है। तो फिर हमने देखा जब सन साउथ होता है, सन साउथ होता है तो उसके बाद रिवर्स इक्वेटोरियल करंट कभी कभी पेरू नाम की ठंडी जलधारा को रिप्लेस कर देती है, जो एल नीनो बन जाती है। अब एल नीनो क्या करता है, एक लाइन में वेस्टर्ली विंड को ताकत दे देता है, ट्रेड विंड को कम कर देता है, जिससे इंडियन मॉनसून पर गलत इंपैक्ट पड़ता है। नॉर्मल देखा, एडवर्स मतलब एल नीनो देखा, फिर हमने ला नीना भी देखा कि ला नीना होता है तो ट्रेड विंड ज्यादा ताकतवर हो जाती है, बाढ़ आने लगता है भारत में। हमने देखा ये डायग्राम के वजह से, डायग्राम के बना बनाया डायग्राम भी लगा लिया गया और ये इस पे भी देख लिया, हालांकि पहले आपको वो बताया गया था। फिर हमने देखा भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कृषिगत सेक्टर में भी प्रभाव पड़ेगा, उद्योगों में भी प्रभाव पड़ेगा। स्टील का उत्पादन कम हो जाएगा, 8 कोर सेक्टर का उत्पादन, माइनिंग कम हो जाएगा, क्वेरिंग कम हो जाएगा, और तृतीय क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सेवा सर्विसेज कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ जाएगा, लोग लग्जरी लाइफ जीना कम कर देंगे, लोगों के पास पैसा ही कम हो जाएगा तो लग्जरी लाइफ जीना कम कर देंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तमाम चीजें, सरकार का घाटा बढ़ सकता है, राजस्व घाटा बढ़ सकता है। ये सारी बातें आपको क्लियर? ठीक, आज इतना ही करते हैं, फिर एक बार मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू।